और सब हालचाल ठीक ठाक है। क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन है क्या? किस बात का कंफ्यूजन है? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ यार। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। मैं यहीं पे हूँ बेटा, चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल पक्की बात। और बाकी एक चीज, देखो एक ही पॉइंट कहना है इन सब चीजों को लेकर के कि कोटा में मैंने ये सब पहली बार नहीं देखा, तुम्हारे लिए पहला होगा। मैंने बहुत, हो सकता है देखा होगा, इसके पहले भी सुना होगा। कई बार हो चुकी हैं ये सब चीजें, हमारे लिए एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तुम ध्यान रखना, ये सब चीजें जिसके लेवल पे हो रही हैं, जो कर रहा है उसके लेवल पे ही रहने देना। अपने लेवल पे इसको लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो काम है, जिस पर्पज के लिए आए हो, जो काम है उस पर फोकस करना। क्योंकि अपने पास मुश्किल से 7-8 महीने का टाइम है। यहाँ पे आए हो पढ़ाई करने, पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना। इन सब चीजों के चक्कर में डेविएट मत होना कहीं भी, ठीक है। पढ़ाई करो, 6-7-8 महीने का टाइम है। अच्छे से अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो और यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ पे पिछले 8-10 सालों में बहुत बार होते हुए मैंने देखा है, ठीक है। इससे तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा जो काम है, अपने पढ़ाई पे फोकस रखना। क्योंकि सब चीजें जो चल रही हैं, चारों तरफ बातें होती होंगी तुम्हारे लेवल पे ही बच्चों में, मुझे सब पता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सारी चीजें होती हैं। अपना काम करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो और यहाँ से जाओ। ये समझा है। असली मुद्दा किसका है? पैसे। नहीं, ये तुम्हारे हिसाब से होगा, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। फिलहाल अब इधर देखो, फिजिक्स की बात, फिजिक्स पे वापस आ जाओ। ये सब ठीक है, तो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। मजे लेते रहो, लेकिन अपना काम करते रहना, ठीक है। जो यहाँ पे हैं वो भी अच्छे हैं, जो गए हैं वो सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हैं वो तुम्हारे लिए हैं, वो भी अच्छे हैं, जो गए हैं वो भी अच्छे हैं। तो अच्छे बुरे सही गलत की मैं कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि तुम अपना काम करो, उस पर फोकस करो, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। फिजिक्स में अब सब कुछ यही बता दूं तुझे। चल अब इधर देख, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक बता दिया था ना। आगे लिखना, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, या इसका दूसरा नाम इसको लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट सर्किट। ट्रांजिएंट स्टेट सर्किट, आरसी सर्किट, या इसका दूसरा नाम है ट्रांजिएंट स्टेट सर्किट। जब मैंने कैपेसिटर स्टार्ट किया था ना, तो शुरुआत में बताया था कि जब तुम कनेक्शन करते हो ना, बैटरी को जब कनेक्ट कर रहे होते हो, तो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए चार्ज भागता है। तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और फाइनली चार्ज का भागना बंद हो जाता है। जब चार्ज का भागना बंद हो जाएगा तो उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। तो जो अब तक हमने जो पढ़ा है ना, सब कुछ स्टडी स्टेट में पढ़ा है। जो स्मॉल टाइम इंटरवल ट्रांजिएंट स्टेट का होता है ना, उसमें क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करती है, किसी टाइम पे कितना चार्ज आता है, वो देखना है। तो उसको आरसी सर्किट के नाम से जानते हैं और ट्रांजिएंट स्टेट सर्किट भी बोलते हैं। इसमें दो सिचुएशन होती है। एक तो कैपेसिटर है, बैटरी कनेक्ट किया तो उसको चार्ज आया, उसको चार्जिंग बोलते हो। और दूसरा होता है डिस्चार्जिंग का। दो अलग अलग केस हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे चार्जिंग, ठीक है। तो फर्स्ट केस लिखना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आरसी सर्किट में, ट्रांजिएंट स्टेट सर्किट में, फर्स्ट केस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसको समझने के लिए क्या करो, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे ले लिया कैपेसिटर है सी, एक कैपेसिटर ले लिया, यहाँ पे बैटरी लगा देना। बैटरी का जो ईएमएफ है ना, ये कुछ ई है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है,
यहाँ पे आर ले लिया। तुम चाहो तो इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो या कुछ अलग से भी रेजिस्टेंस ले सकते हो। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ऐसे ये ले लिया स्विच, और अभी जो स्विच है ना वो ओपन है और कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। अभी स्विच ओपन, कैपेसिटर का चार्ज क्या है, जीरो। हमने क्या किया, स्विच को किसी टाइम t इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर दिया। ठीक है, t इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज कर दो। ये स्विच को क्लोज करोगे ना, तो क्लोज करने के बाद का जो डायग्राम होगा वो डायग्राम पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये होगा कुछ ऐसा। स्विच क्लोज करने के बाद पाथ क्लोज आ गया, क्लोज पाथ बन गया, सर्किट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे कैपेसिटेंस C है, ईएमएफ E है, रेजिस्टेंस R है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे ना, कैपेसिटर का ये वाला प्लेट इससे कनेक्टेड है, ये हायर पोटेंशियल पे या लोअर पे, तो ये आना चाहेगा हायर पोटेंशियल पे, और ये प्लेट आनी चाहेगी लोअर पे। इसको हायर पे आना है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो स्मॉल टाइम इंटरवल में जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से इधर भाग रहा होगा और यहां से चल के दूसरी प्लेट पे पहुंच रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहा है ऐसे, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर भागा, और अगर नेगेटिव चार्ज इधर भागा तो मैथमेटिकली बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज अपोजिट भागा। और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागा होगा उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में सर्किट में करंट फ्लो कर रही होगी। मान लो कुछ टाइम टी बीत गया और किसी टाइम टी की बात हो रही है, एट टाइम टी सर्किट में कुछ करंट होगी, इस प्लेट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज। टाइम बीतता जाता है, चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे ही चार्ज इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है ना, उसके बाद करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, चार्ज का भागना बंद हो गया। उसके बाद बोलते हैं कि स्टडी स्टेट आ चुकी है। बात समझ आई? तो हमारे लिए ट्रांजिएंट स्टेट है, चार्ज अभी भाग रहा है, किसी टाइम टी की बात हो रही है। अब कंडीशन हमने लिया है कि जो स्विच है ना, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू जीरो। स्विच को t इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर दिया। यहाँ तक सिचुएशन समझ आई? अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे पॉइंट ए ले लो और लूप में घूम जाओ। यहाँ से पॉइंट ए लिया और इस लूप में घूम जाओ ऐसे एक राउंड। ए से चलना शुरू किया तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, वीए। आगे बोलो, प्लस से माइनस, माइनस क्यू बाई सी, तो माइनस क्यू बाई सी आ गया। करंट की डायरेक्शन में प्लस या माइनस, आई इंटू आर, तो माइनस आई इंटू आर हो गया। फिर से माइनस से प्लस, प्लस ई, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ई, कहाँ पहुंच गए, इक्वल टू वीए। वीए से वीए गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा, आई इंटू आर को राइट में ले जाओ तो माइनस से प्लस हो गया, तो आई इंटू आर हो जाएगा बच्चे ई माइनस क्यू बाई सी आ गया। इसको अगर सॉल्व करोगे ना, आर को राइट में ले जाओ तो आई इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करना, ये होगा सी ई माइनस क्यू बाई आर इंटू सी। यहाँ तक सही है ना? आई को लिख लेना डी क्यू बाई डी टी, करंट को लिख दिया बच्चे डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी ई माइनस क्यू बाई आर सी। डी टी को राइट में ले जाना, इस वाले टर्म को लेफ्ट में लाना। तो जब क्यू वाले टर्म को लेफ्ट में लाओगे ना, ये बचेगा डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई आर सी। इसको इंटीग्रेट कर देना, इक्वेशन के दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। ये बताओ t इक्वल टू जीरो पे चार्ज क्या है, जीरो। कंडीशन तो ये लिया था, चार्ज जीरो था, t इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज किया, तो चार्ज को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद कैपेसिटर का चार्ज क्या था, जीरो। तो t इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो था, और किसी टाइम t पे चार्ज क्या हो गया, q। तो किसी टाइम t पे चार्ज ले लिया बच्चे q। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, ये 1/q है यानी 1/x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x।
इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये हो जाएगा बच्चे ln x, x का मतलब सी माइनस क्यू हो जाएगा, सी माइनस क्यू, लेकिन माइनस साइन भी है तो माइनस को यहाँ बाहर कर देना, या तो माइनस से डिवाइड करो या बाहर कर दो, बात तो ही है। लोअर लिमिट लिख लेना 0 है, अपर लिमिट क्यू है, इक्वल टू 1/RC कांस्टेंट है, इसे छोड़ दिया और dt का इंटीग्रेशन t होगा तो इंटू टी, 1/RC कांस्टेंट था उसे छोड़ दिया और dt का इंटीग्रेशन हो गया बच्चे t। अब जो है इसको सॉल्व करना, लिमिट सॉल्व करना आता है ना, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट रखो पहले और इस माइनस को राइट में भेज दो, पहले ही हटाओ इसको यहाँ से, यहाँ पे रखना क्यू, यहाँ पे आएगा अपर लिमिट रखोगे ना तो आएगा बच्चे ln CE माइनस क्यू माइनस लोअर लिमिट में क्यू को 0 रख देना, यहाँ पे क्या बचेगा CE, तो माइनस हो जाएगा ln CE इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस को राइट में भेज देना तो माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस t/RC। अब ये log a माइनस log b है, ये बन जाएगा log a अपॉन b, ये हो जाएगा CE माइनस क्यू बाई CE इक्वल टू माइनस t/RC। लॉग को हटाना आता है ना, इस लॉग को हटाओगे तो e के पावर में जाएगा, समझते हो, इस c से जब डिवाइड करोगे तो होगा बच्चे 1 माइनस क्यू बाई CE, लॉग को हटा दिया तो e के पावर में लिख देना माइनस t/RC। यहां से क्या करना, क्यू को राइट में ले जाओ तो माइनस से प्लस होगा, ई का जो पावर है उसको लेफ्ट में लाओ तो प्लस से माइनस आएगा, और इसको थोड़ा सा अरेंज करना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ चेक करना यार, क्यू आ जाएगा CE इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस t/RC। चेक करना इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां से आ गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। यहाँ पे जो RC है ना, इस टर्म को एक नाम दिया गया है, ये जो टर्म है ये t के नीचे इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, इसका सिंबल यूज करते हैं लोग टाउ। जो नीचे RC कांस्टेंट आया है ना उसको एक नाम दिया गया है, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट टाउ। इसकी डेफिनेशन भी अभी आ जाएगा सामने, पहले अभी इसको टाइम कांस्टेंट इसकी जगह टाउ पुट करो, तो अगर टाउ पुट करोगे तो जो चार्ज होगा ना ये हो जाएगा बच्चे CE इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस t/टाउ, ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे क्या करना, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ सबको याद है ना, मैथ्स में तो पढ़ा होगा, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का मेरे हिसाब से सब पता होना चाहिए, ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी है, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी का ग्राफ मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, या 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का भी बोल सकते हो। इसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ले लिया टाइम t, यहाँ पे ले लिया चार्ज q, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी यानी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ये ग्राफ आता है बच्चे कुछ ऐसा, इस तरीके का आता है, ऐसा तक देखा होगा, ऐसा ग्राफ एक जगह और है फ्लूइड मैकेनिक्स में, टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है ना उसमें ऐसा आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो थोड़ी देर बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, चार्ज की वैल्यू पहले तो बढ़ी लेकिन धीरे धीरे फाइनली क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के बाद चार्ज कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये तो पहले से भी पता है कि पहले चार्ज बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसी आएगी कि जैसे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, और अगर यहाँ पे चार्ज का फ्लो बंद हो गया मतलब कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट हो गया। ये तो आना ही था, पहले थ्योरेटिकली समझा था, मैथमेटिकली आ गया। तो थोड़ी देर बाद इसको बोला जाता है कि टाइम बढ़ता गया, इनफाइनाइट टाइम बाद चार्ज का, कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, और उसकी वैल्यू अगर निकालना चाहो इस इक्वेशन पे आ जाओ, अपने पास चाहे ये वाला यूज कर लो या ये वाला यूज कर लो। अगर इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करो, एट t इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में जरा t को 0 पुट करना, t टू द पावर 0 होगा, ये बताइए टू द पावर 0 क्या आ गया, 1, तो 1 माइनस 1, तो चार्ज की वैल्यू 0। और हालांकि हमने पहले माना भी था
कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या है, 0 है। इस इक्वेशन से भी आ जाएगा, यहाँ पे t को 0 पुट करना तो टू द पावर 0 1 बन गया, 1 माइनस 1 0 आ गया। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल चार्ज क्या हो गया, 0। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, उसको बोला जाता है आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। लॉन्ग टाइम बाद अगर बात करोगे ना, एच टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी को इनफाइनाइट कर दो। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद। अगर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज निकालोगे ना तो हो जाएगा बच्चे सीई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट होगा, क्या बन जाएगा, 0। ये तो समझते हो ना। ये हो जाएगा बच्चे ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 बन गया। यहाँ पे क्या बचेगा, सीई। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स सीई। ये है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट होगा इनफाइनाइट टाइम बाद, बहुत टाइम के बाद चार्ज की वैल्यू सीई होगी। तो यहाँ पे जो चार्ज है ना, क्या आएगा, सीई। ये इसको कहीं कहीं लोग क्यू नॉट भी बोल देते हैं। क्यू नॉट का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। बस समझ में आ गई क्या। अब यहां से एक तो ग्राफ हो गया, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो इनफाइनाइट टाइम है ना, इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये नहीं है कि बहुत घंटे बाद या कई साल बाद, नहीं। यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम का मतलब कुछ मिली सेकेंड होता है, कुछ मिली सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड होता है। तुमको पता होना चाहिए सारी चीजें रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट दुनिया में कुछ है ही नहीं। यही बोर्ड है, वहां पे पॉइंट लोगे तो इसका साइज इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसके पास में ले लो तो इस पॉइंट के लिए इसका साइज क्या है, इनफाइनाइट है। तो 1 माइक्रो सेकेंड के कंपैरिजन में 1 मिली सेकेंड भी बहुत बड़ा होता है, और 1 नैनो सेकेंड के कंपैरिजन में 1 माइक्रो सेकेंड भी बहुत लार्ज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें रिलेटिव है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम का मतलब लार्ज टाइम, और लार्ज टाइम मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में होता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यहाँ से करंट, ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे अगर तुमसे कोई बोले, हाँ यहाँ पे अगर इक्वेशन को लिखना चाहो तो एक बार और लिख सकते हो, सीई हो गया मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। तो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज का मतलब क्या हो गया, क्यू नॉट। हमने क्यू नॉट बोल दिया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर करना चाहो ना, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। तो चार्ज हो जाएगा बच्चे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ऐसे भी याद रख सकते हो। टाउ का मतलब आरसी है, क्यू नॉट का मतलब सीई है। समझ में आई बात। कभी कभार तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये तो मेन सब पॉइंट हो गए। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे सवाल लगाने के लिए आ सकता है कि चार्ज तो है और ये भी पता है कि सर्किट में करंट भी है, तो तुमसे पूछ देगा किसी टाइम टी पे करंट की वैल्यू बताओ, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी फाइंड आउट करना चाहते हो तो आई को लिख लेना बच्चे डी क्यू बाई डी टी। चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो करंट आ जाएगा। तुम चाहो तो सीधे इसी को डिफरेंशिएट करो, यहीं पे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो सी और ई तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में इसको छोड़ देना, तो सी को छोड़ दिया। यहाँ पे बचा 1, 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स है तो सेम रहेगा। e टू द पावर माइनस एक्स का मतलब e टू द पावर माइनस एक्स मतलब माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू टी का कोफिशियंट माइनस 1 बाई आर सी है। चेन रूल याद है ना। तो टी का जो कोफिशियंट है उससे मल्टीप्लाई करते हो, याद है। तो इंटू कर देना बच्चे माइनस टी बाई आर सी, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा इंटू 1 बाई आर सी। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो सी को सी खा गया, तुम्हारे लिए क्या बचा, ई बाई आर। ई बाई आर बचेगा, सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किया जाएगा बच्चे ई बाई आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी को तुम टाउ भी लिख सकते हो, चलेगा। यहाँ से आ जाएगा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ई टू द पावर माइनस टी है, ई टू द पावर माइनस एक्स का फंक्शन है।
अगर तुमसे कोई बोले कि इस करंट का ग्राफ ड्रॉ करो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ड्रॉ कर पाओगे क्या? करंट का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा ना? यहाँ पे क्या करना बच्चे, यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे, वहां दिखाई दे रहा है ना बच्चों को? ठीक है, नहीं ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे ले लिया टाइम टी, यहाँ पे ले लिया करंट आई, और ये ग्राफ है ई टू द पावर माइनस एक्स का। ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होता है और फाइनली जाके क्या हो जाता है? जीरो। इनफाइनाइट टाइम बाद क्या होता है? जीरो। और जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है ना, अगर तुम्हें याद हो तो अगर ई बाई आर की जगह वन होता, यहाँ पे वन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? ई बाई आर है, तो वहां पे क्या आएगा? ई बाई आर। इसके साथ में जो वैल्यू होती है वही वहां पे आती है। और वैसे भी ये ओरिजिन है, यहाँ का टाइम है टी इक्वल टू जीरो, यहाँ का टाइम क्या है? टी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो करंट हो जाएगा ई बाई आर। तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू आएगी बच्चे ई बाई आर। ये है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। समझ आ गया? नोट कर लेना। इसी के बाद में एक चीज और बगल में लिख लें थोड़ा सा। देखो यहाँ तक तो ठीक है, साइड में भी पॉइंट पे मत लिखना, यहीं पे थोड़ी सी जगह हो तो, जैसे यहाँ अगर स्पेस है ना, तो देखो ये वाला इक्वेशन है, जैसे भी टाइम कांस्टेंट के बारे में बोला था, अगर उसको कोई डिफाइन करना चाहे तो क्या करना, अपने पास इक्वेशन है Q इक्वल टू क्यू नॉट, या ये वाला सीई इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे टी को टाउ के बराबर पुट कर दो, वन टाइम कांस्टेंट के बराबर पुट कर दो, ठीक है? तो अगर इसी इक्वेशन में, यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूँ, एट टी इक्वल टू टाउ, अगर टाइम की वैल्यू टाउ पुट करोगे ना, यहाँ पे अगर चार्ज निकालोगे, इस चार्ज की वैल्यू हो जाएगी बच्चे Q इक्वल टू, यहाँ पे C है तो Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू ई इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ है, यहाँ पे टू द पावर माइनस वन आएगा। समझ पा रहे हो ना? e टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस वन का मतलब वन बाई ई होगा। e की वैल्यू याद है क्या? 2.71। आई होप सबको याद होगी। e की वैल्यू 2.71 है, तो ये वन अपॉन ही होगा, तो वन अपॉन 2.71 होगा। तो सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू आती है वन माइनस 0.37 आती है। 1 की अप्रॉक्स वैल्यू 0.37, 0.36 समथिंग समथिंग होगी, अप्रॉक्स 0.37 ले लिया, और 1 माइनस 0.37 का मतलब क्या होगा? 0.63 सी इंटू ई। यानी अगर टाइम को वन टाइम कांस्टेंट के बराबर लोगे तो कैपेसिटर का जो चार्ज है ना, जो मैक्सिमम चार्ज सीई है, इस मैक्सिमम चार्ज का कितने टाइम्स हो जाएगा? 0.63 टाइम्स। मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स हो जाएगा,
उसको लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम चार्ज का 63% हो जाएगा। एक टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में कैपेसिटर का जो चार्ज होगा ना अपने मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स हो जाएगा या 63% हो जाएगा। तो उसको ना ऑटोग्राफ में दिखा देना यहीं पे ऐसे। अगर यहाँ पे लिखते हो ई को टाउ के बराबर अगर लेते हो ना, तो यहाँ का जो चार्ज होगा ये हो जाएगा बच्चे 0.63 सी इंटू ई, 0.63 सी इंटू ई, वहीं पे शो कर देना। अब मैं इसको ये वाला भी ऐसा चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और यूज करना है। यहां से चेंज करूंगा, ठीक है, लिख लिया होगा इसके आगे। अबे जल्दी लिखो। ये भूकंप क्या आ रहा है यार ये बार बार। चलो नहीं, भूकंप नहीं, पहले लिखने पे फोकस करो। आवाज नहीं, जल्दी लिखो यार। यहाँ तक तो लिख लिया होगा ना। देखो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की तुमको पता चल चुका है, ग्राफ बना चुके हो। कभी कभार सवाल आता है ना कि देखो जो हमने सर्किट बनाई थी, इस सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, करंट भी फ्लो कर रही है, और अगर रेजिस्टेंस और करंट फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना होता है पता है? आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा आई इंटू आर। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने करंट निकाल लिया। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट यहां तक चेंज नहीं करना है, इसके आगे सेकेंड पॉइंट लिखना बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। Potential difference across resistance is given by potential difference across resistance is given by potential difference across resistance is given by ऐसे लिख लेना VR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हमको पता है, ये हो जाएगी बच्चे I इंटू आर। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की मालूम है, इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको करंट को आर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आर तो कैंसिल हो गया, तो आर जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ई इंटू ई रेज टू पावर माइनस टू बाई आर सी, या टाउ जो भी लिखना चाहो। करंट को आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया आई इंटू आर, आर कैंसिल हो गया, बच गया ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो जरूरत पड़ने पे भी निकाल सकते हो। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ बताओ, तो फिर से ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे टू द पावर माइनस टी है,
e टू द पावर माइनस टी का ग्राफ आता है ना, अभी तो ड्रॉ किया था, e टू द पावर माइनस एक्स या माइनस टी सेम आएगा, ठीक है ना, सिमिलर आएगा, सेम तो नहीं सिमिलर आएगा, वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ले लेना बच्चे टाइम टी, यहाँ पे ले लेना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर वी आर, ग्राफ बनेगा e टू द पावर माइनस एक्स का, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ आएगा बच्चे कुछ ऐसा। अब फिर से यहाँ पे देखना यार, यहाँ पे ई के साथ क्या है, ईएमएफ है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, ईएमएफ ई के बराबर, पूरा मैथमेटिकल है, ठीक ना। किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, वैसे ही कैपेसिटर के क्रॉस भी आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, ड्रॉ कर लो इसको जल्दी से। ये वाला ग्राफ तो बन गया होगा, पीछे हो गया ना। इसमें ये फर्स्ट पॉइंट में करंट निकाला, सेकेंड पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला, थर्ड पॉइंट इसमें आगे लिखना, थर्ड पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालोगे तो हो जाएगा V इक्वल टू क्यू बाई सी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, V इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई सी, क्यू मालूम है, सी से डिवाइड कर दो। चार्ज हमको पता है, जो चार्ज है ना इसकी वैल्यू है बच्चे सी ई इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये चार्ज हो गया, इसको डिवाइड कर दो सी से, सी कैंसिल हो गया, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा, सी गया, ये बचेगा E इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। समझ में आई बात। फिर से अगर तुमसे कोई बोले किसका ग्राफ बनाओ, तो देखो ना यार, फिर से वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी है, माइनस टी बाई आर सी है, तो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा। बताओ करंट जैसा बनेगा या चार्ज जैसा, चार्ज जैसा, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस है। और ऐसे भी पता है याद रखने का तरीका देखना, हालांकि मैथमेटिकल इक्वेशन देख के तो वैसे ही समझ आ जाता है, लेकिन जैसा ग्राफ करंट का था ना वैसा ग्राफ रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का था, और जैसा ग्राफ चार्ज का था वैसा ही ग्राफ क्यू बाई सी का भी होगा, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। तो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ले लेना बच्चे टी, यहाँ पे ले लेना वी सी, और वन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स वाला ग्राफ ड्रॉ कर देना, जैसा चार्ज वाला खींचा था ये ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ भी इनफाइनाइट टाइम बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे पता है कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली ई, वहां पे सीई थी और यहाँ पे क्या आएगी ई, जो यहाँ पे है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी ई, यहाँ पे लिख लेना। और ये यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की बात करोगे, यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा, ई माइनस आई इंटू आर कर, हाँ ठीक है बोल सकते, क्योंकि यहाँ का यही होगा, ठीक है। फिलहाल उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई मैथमेटिकली पूछ ले तो है सही है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आ गया, चार्ज आ ही गया, करंट आ चुकी है। इसमें लास्ट पॉइंट जो स्पेशली सवाल सॉल्व करने के काम आता है, इसको समझ लो, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट। अगर करंट की बात करो ना, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी हमको पता है, और करंट की वैल्यू आई थी, आई इक्वल टू ई बाई आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है। इसी में टी इक्वल टू जरा जीरो पुट करना, एट टी इक्वल टू जीरो, ये होता है अगर टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी ई बाई
आर, जीरो रखने पे ये 1 बन गया, तो करंट क्या हो गया, ई बाई आर। पता है करंट की इक्वेशन में ये ई बाई आर है, इसका कैपेसिटर से कोई लेना देना है क्या, कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं है। यानी t इक्वल टू जीरो पे सर्किट ऐसे बिहेव करेगी जैसे क्लोज सर्किट तो है, लेकिन वहां पे कैपेसिटर प्रेजेंट नहीं है। इस सर्किट का बिहेवियर मैथमेटिकली t इक्वल टू जीरो पे यानी स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद ऐसा होगा जैसे सर्किट में कैपेसिटर है ही नहीं। तो करते क्या है, मैथमेटिकली सवाल लगाने के लिए देखो ना, ये ई हो गया, बैटरी हो गई, रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया था वो आर था, कैपेसिटर को ऐसा बोला जाता है कि है ही नहीं, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसा बोला जाता है कि t इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू ई बाई आर है, मतलब कैपेसिटर है ही नहीं और सर्किट क्लोज है। यानी ऐसा लोग बोलते हैं कि जो कैपेसिटर था ना उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब तार से रिप्लेस कर दो या ऊपर से एक तार ऐसे ला दो, बात कोई कही है। तो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इसको तार से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसी सर्किट होगी। इस सर्किट में अगर फ्लो करने वाली करंट आई निकालोगे ना तो ईएमएफ ही है, रेजिस्टेंस आर है, लूप में घूम जाओ, तो जब एक ही बैटरी है तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टी बाई आर करंट की वैल्यू होगी। यानी टी इक्वल टू जीरो पे जो कैपेसिटर है ना उसका नेचर ऐसा है कि जैसे वो है ही नहीं और सर्किट क्लोज है, मतलब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दो सवाल लगाने के लिए। बात समझ में आ गई, तो लिख लेना इसके सामने। ये लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख लो, just after closing the switch, just after closing the switch, just after closing the switch, capacitor is just after closing the switch, capacitor is short circuited. Just after closing the switch, capacitor is short circuited. Capacitor is short circuited. और सवाल लगाने में उसको हटा के तार बनाओ, ठीक है। उसी में ये तो कहानी थी टी इक्वल टू जीरो की। अगर इनफाइनाइट टाइम बाद ये काम करते हो तो ये बताओ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्टडी स्टेट आ जाती है, तो फाइनल करंट क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि चार्ज तो भागता नहीं है। उसी को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहो ना, ये तो लिख लिया होगा ना, उसी चीज को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहो पॉइंट सेम रहेगा, फोर्थ पॉइंट में आगे लिखना T इक्वल टू जीरो पे करंट I इक्वल टू बाई आर हो गई, सर्किट को ऐसे बिहेव करेगी जैसे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। और अगर T टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी, इनफाइनाइट टाइम बाद, एट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम बाद, तो अगर करंट की वैल्यू निकालोगे तो ये होगा बच्चे ई बाई आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस, इसको इनफाइनाइट कर दो, यहाँ पी रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो मैथमेटिकली भी आ गया करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और करंट जीरो हो गई तो कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन सर्किट। कैपेसिटर का जो बिहेवियर है, क्योंकि देखो यार बैटरी तो सेम है, रेजिस्टेंस अभी भी अपनी जगह पे है, जो भी कहानी हो रही है कैपेसिटर के साथ हो रही है, तो कैपेसिटर को क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। मैथमेटिकली कैपेसिटर वहां पे है, लेकिन मैथमेटिकली उसका बिहेवियर कैसा है, जैसे दोनों टर्मिनल ओपन हो गए हो सर्किट के। और अगर दोनों टर्मिनल ओपन हो जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट है नहीं, इस सर्किट में करंट क्या फ्लो करेगी, जीरो। समझ में आ गई बात। तो ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या इनफाइनाइट टाइम बाद जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। डायग्राम बना लेना, लिख लेना नीचे एक लाइन, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम
हाँ वो भी टाइम, यहाँ इनफाइनाइट टाइम का मतलब है बहुत स्मॉल टाइम है, कुछ मिली सेकेंड। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ब्रैकेट में t टेंडिंग टू इंफिनिटी, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, current in the circuit becomes zero, current in the circuit becomes zero, current in the circuit becomes zero, and capacitor behaves like open circuit, capacitor behaves like open circuit, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, या ऐसे भी लोग बोलते हैं कैपेसिटर इज ओपन सर्किटेड, ठीक है ना, ओपन सर्किट हो जाएगा, आएगा जहां भी होगा होगा, इसीलिए तो हर जगह करंट को जीरो किया था इसके पहले, ठीक ना, समझ में आ गई बात। अब देखो ये तो मेन पॉइंट खत्म हो गया, स्पेशली जो लास्ट वाला पॉइंट बताया था ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, क्वेश्चन इस पे बेस्ड काफी पूछे जाते हैं। और एक और कभी जब अच्छा सवाल बनाना होता है तो लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर का चार्ज जीरो ना लेकर के कुछ इनिशियल चार्ज दे देते हैं, तो ढंग का सवाल थोड़ा सा जिसमें कैलकुलेशन और मेहनत लगे वो करना हो, तो हमने t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर का चार्ज जीरो लिया था, मान लो चार्ज इनिशियल जीरो ना हो तो नेक्स्ट पॉइंट करके कर लेना, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैसे करते हैं वो भी समझो। हमने क्या किया, t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल चार्ज ले लिया प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, अब ध्यान रखना ये सीई नहीं है, ये वाला क्यू नॉट नहीं है, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे क्यू नॉट सी लिया था वो अलग हो गया है, अब ये ना हो तो अलग केस ले लेना, ठीक है। हाँ फिफ्थ पॉइंट करके लिख लेना, t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, प्लस माइनस क्यू नॉट, तो लिख लेना फिफ्थ पॉइंट में हेडिंग के फॉर्म में, फिफ्थ पॉइंट लिखना हेडिंग के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, एट t इक्वल टू जीरो, ऐसे करना, इफ एट t इक्वल टू जीरो, if at t equal to 0 when switch is closed, if at t equal to 0 when switch is closed, when switch is closed, comma, initial charge on capacitor, initial charge on capacitor, initial charge on capacitor is q naught, is q naught, is q naught। अब उसके आगे डायग्राम सेम, t इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज किया, इनिशियल चार्ज q नॉट था, स्विच क्लोज करने के बाद फिर से स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए चार्ज भागेगा, करंट का फ्लो ऐसे ले लिया, चार्ज इनिशियल क्यू नॉट था, टाइम के साथ चार्ज इंक्रीज भी कर सकता है डिक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी नहीं मालूम होता है तो हम हमेशा इंक्रीज करता हुआ मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, कम हो रहा होता है तो अपने आप प्लस माइनस जो आना होता है आ जाता है, टी टाइम बाद चार्ज बढ़ते बढ़ते मान लो फिर से क्यू हो गया, फिर से केवीएल लगाओ, बताना यार पूरा प्रोसेस सेम या डिफरेंट, कहाँ चेंज करोगे, लिमिट में, कहाँ चेंज आएगा, लिमिट में, हमने t इक्वल टू जीरो पे चार्ज क्या माना था, जीरो, अब क्या हो जाएगा क्यू नॉट, बस एक चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे क्यू नॉट, बाकी और कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे जीरो की जगह रख देना क्यू नॉट, अब आगे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे अपर लिमिट में क्यू रखा, माइनस लोअर लिमिट में क्यू की जगह क्या रखोगे, क्यू नॉट, तो जब लोअर लिमिट रखे थे तो माइनस में पहले सीई माइनस जीरो हो गया था, तो माइनस लॉग सीई लिखा था, लेकिन अब लोअर लिमिट में सीई माइनस क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग सीई माइनस क्यू नॉट, बस यहाँ पे हल्का सा चेंज आएगा, तो हो जाएगा बच्चे सीई माइनस क्यू नॉट, आगे तो सेम है माइनस टी बाई आर सी, अब log a माइनस log b जब लिखोगे तो log a तो ऊपर है, log b में ce पहले था तो नीचे ce था, अब ce की जगह आ जाएगा ce माइनस क्यू नॉट, अब आगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आगे तो सॉल्व हो जाएगा ना, log को फिर से हटाओ तो ऊपर बचा ce
माइनस क्यू अपॉन ये बचेगा बच्चे सीई माइनस क्यू नॉट इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको आगे अरेंज कर लेना। इसको थोड़ा सा एक स्टेप अगर और आगे लिखूं तो हो जाएगा, इसको ऐसे लिखना सीई माइनस क्यू नॉट, आगे आएगा माइनस क्यू नॉट, ये न्यूमरेटर में हो गया। चेक करना यार सही है क्या। ये सी माइनस क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो ऊपर बचेगा सी माइनस क्यू, और नीचे पहले से ही है सी माइनस क्यू नॉट, ये तो लिख लिया होगा। नीचे पहले से ही सी माइनस क्यू नॉट है तो अपॉन हो जाएगा बच्चे सीई माइनस क्यू नॉट, और इसकी वैल्यू टू द पावर माइनस टी बाई आर सी के इक्वल है, तो इक्वल टू कर देना ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। फिर से इसको इससे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू नॉट अपॉन सीई माइनस क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। फिर से इस वाले टर्म को लेफ्ट में लाओ, इस वाले को राइट में ले जाओ, पूरा प्रोसेस सिमिलर ही है। और फाइनल जो रिजल्ट आएगा स्पेशली वो याद रखना, प्रोसेस तो ठीक है, जल्दी जरूरत पड़ेगी नहीं। उसको राइट में ले जाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्यू माइनस क्यू नॉट अपॉन सीई माइनस क्यू नॉट हो जाएगा 1 माइनस सी रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको राइट में लेके जाओ, अब तो आगे सॉल्व हो जाएगा ना। राइट में ले आके कैलकुलेट कर लेना, एक स्टेप खा जाता हूँ और फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, चलेगा। तो फाइनल जो चार्ज आएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चे क्यू नॉट, आगे होगा प्लस सीई माइनस क्यू नॉट इंटू हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये इक्वेशन आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्यू नॉट तो तुम जानते हो टी इक्वल टू जीरो वाला चार्ज है। फिर बात आती है सी क्या, याद करो ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट था। सी क्या था, ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट था, तो इनफाइनाइट टाइम बाद वाला चार्ज है। समझ पा रहे हो ना। सी ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट था, सी का मतलब है जो सीई है ना, इसको बोलते हैं क्यू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट टाइम बाद वाला चार्ज है कैपेसिटर का। और क्यू नॉट क्या है, टी इक्वल टू जीरो वाला चार्ज है। इसको याद रखने का आसान तरीका ऐसे याद रखेंगे, इस फॉर्म में याद नहीं रखेंगे, याद रखेंगे ऐसे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट प्लस सीई का मतलब हो जाएगा बच्चे क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट, सी की जगह क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट इंटू हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इस तरीके से याद रखेंगे, इसको टाउ भी बोल सकते हो। यहाँ पे इसको टाउ लिखना चाहो तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट प्लस क्यू इन्फिनिटी माइनस क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये फाइनल इक्वेशन इस फॉर्म में याद रखना। समझ आया, नोट कर लेना, पूरा मैथमेटिकल है, ठीक ना, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। हाँ बेटा याद रखना इसको, ये वाला याद रखना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सवाल आएगा, तो दो ऑप्शन है, या तो पूरा डिराइव करो। हाँ, डिराइव करने से आसान तरीका तो यही दिख रहा है।
देखो इसके बाद सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बस उसी की प्रैक्टिस करना है। बेसिक तो सीख लिया। यहाँ पे दे रखा है एक रेजिस्टेंस है, ठीक ना। एक रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ बैटरी लगा दिया। यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ मान लो V है, ठीक ना। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लिया R। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, यहाँ पे ले लिया ये 3R है। एक रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे है ये 6R। 6R ले लिया। और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ये स्विच। यहाँ पे लगा दिया बच्चे कैपेसिटर, इसका जो कैपेसिटेंस है ना वो C है। C ले लिया और स्विच अभी ओपन है। डायग्राम बना लेना। Initially switch is open. Initially switch is open and charge on capacitor is 0. Initially switch is open and charge on capacitor is 0. If switch is closed at t equal to 0, if switch is closed at t equal to 0, if switch is closed at t equal to 0, then find, if switch is closed at t equal to 0, then find current in each branch of the circuit, then find current in each branch of the circuit, current in each branch of the circuit. First case, just after t equal to 0. First case, just after t equal to 0. Second case, after a long time. Second case, after a long time. After a long time. यहाँ पे दूसरा वाला केस लिखा था ना, जो उसमें था जिस समय कैपेसिटर ओपन सर्किट था, तो उसमें लिखा था क्या कि स्टडी स्टेट अचीव हो चुकी है। तो वहीं पे लिख लेना ब्रैकेट में स्टडी स्टेट। उसमें फोर्थ पॉइंट में at t equal to just after closing the switch, capacitor is short circuited. नीचे क्या लिखा, after a long time current in the circuit becomes 0 and capacitor behaves like an open circuit. ब्रैकेट में आगे लिख लेना, वहीं पे ब्रैकेट में स्टडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड। हाँ, जिसमें ओपन सर्किट लिखा था उसके आगे लास्ट में लिख लेना ब्रैकेट में स्टडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड। स्टडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड। स्टडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड। इसका आंसर निकालो।
आंसर आ गया इसका। देखो सबसे पहले पूछा है ना, जो फर्स्ट केस था, जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू जीरो। ये बताओ जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट। इसको हटा के यहाँ पे एक तार बना देना, यहाँ पे तार बन गया और स्विच क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ ये दोनों सीरीज या पैरेलल? ये 6R चाहे यहाँ पे रहे या यहाँ पे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों किस में है? पैरेलल में। प्रोडक्ट बाय सम कर देना। प्रोडक्ट बाय सम करोगे ना तो देख बच्चे, यहाँ पे R है, यहाँ पे EMF भी आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बाय सम करोगे, चेक करना यार 2R होगा क्या? ये आ जाएगा 2R। 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 18/9 2 आ जाएगा, 2R बन गया। इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट EMF भी है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी, ऐसे I ले लिया। अब या तो लूप में घूम जाओ या डायरेक्ट EMF एक ही है, तो वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ से करंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चे V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3R। ये वाली जो करंट है ना यहाँ की है, यहाँ पे I है V/3R, यहाँ पे I है तो यहाँ की करंट I होगी। अब इस करंट का कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। इसमें जाने वाला हिस्सा मान लो I1 है, इसमें जाने वाला हिस्सा मान लो I2 है, या एक I1 है तो दूसरा I माइनस I1 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। और लूप में घूम जाओ, या एक तरीका, और एक तरीका तो लूप में घूम जाओ, या एक तरीका ये भी है कि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो हो जाएगा I1 इंटू 3R, तो I1 इंटू 3R हो गया। और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बच्चे I2 इंटू 6R, तो R से R गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 2I2। I1 इक्वल टू 2I2 आ गया। और ये भी पता है KCL से I इक्वल टू I1 प्लस I2, KCL समझते हो ना? यहाँ पे भी I2 होगा, तो इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पे यूज कर लेना I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 की जगह पुट कर देना 2I2, I1 की जगह 2I2 रखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल 3I2 इक्वल टू I, 2I2 और I2 मिलकर 3I2। यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे I/3, I/3 होगा। और I की वैल्यू तुमको पता है V/3R है, तो V/3R को 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ से I2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू V/3R, ये आ जाएगा V/9R। 6 या 9 चेक कर लेना, 9 आ रहा है ना, 3 इंटू 3 9 होगा। ठीक है, I2 आ गया, I1 इसका डबल है, तो I1 हो जाएगा बच्चे 2I2, तो इसका 2 टाइम्स कर देना, तो 2/9 इंटू V/R। यहाँ से I1 I2 आ गए। कितने बच्चों का सही था? ठीक है, जिनका नहीं सही था प्रोसेस समझ आ गया कैसे करना है? कहीं के लोग इसको पता है डायरेक्ट भी लिखते हैं, तो मैं याद हो तो बताया था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, तो I1 इज टू I2 इज टू I3 था, 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, ऐसा कुछ याद है? उसको बोला जाता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है ना, वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। ऐसा बोलते हैं कि I1 इज टू I2 इज टू I3 होता है 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है ना, वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। एक तरीका तो ठीक है, मैथमेटिकली अगर उसको भी याद रख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा टाइम का, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो। फिर भी लोग डायरेक्ट लिखते हैं, तो प्रोसेस सीख लो। जैसे I1 है, ये टेंडिंग टू इंफिनिटी पे बोला था ना, तभी तो T इक्वल टू 0 की बात हो रही है। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अभी सारी बातें बेटा T इक्वल टू 0 की चल रही है, अगर गलती से कुछ लॉन्ग टाइम निकला है तो गलती से निकल गया हो। 1 मिनट रुक गया बेटा, हाँ बताओ। हाँ, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कभी लॉन्ग टाइम की तो मैंने बात ही नहीं किया।
अभी तो फर्स्ट केस की बात हो रही है, t इक्वल टू 0 की। ठीक है, देखो इधर यहाँ क्या बता रहा था। चलो सेकंड केस का देखो जरा, क्या बता रहा था। अब चलो बाद में देखेंगे, मेरे दिमाग में अब नहीं आ रहा है, बाद में फिर कभी याद आएगा बता दूंगा। ठीक है, दोबारा बोलो क्या बोल रहा था। अच्छा, 1/R1 = 1/R2 बोला था क्या। देखो उसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है ना, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होने का मतलब ये है, लोग डायरेक्ट ऐसे करंट लिखते हैं। अगर I1 लिखोगे ना, देखो यहाँ से आने वाली करंट आई है, ये दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलल में है, और इसमें जो करंट होगी रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी। इनवर्स रेशियो में डिवाइड होने का मतलब ये डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, मेन करंट लिख लो I, ऐसे I को लिख लिया। इनवर्स रेशियो का मतलब 1/R होता है, लेकिन मैथ्स में सब सीखा होगा, इसकी करंट अगर लिखनी है तो ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर होता है। अगर इस ब्रांच की करंट लिखनी हो तो ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर होगा, तो 6R को ऊपर कर दो, अपॉन कर देना यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 3R + 6R। डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेना। और अगर I2 लिखना हो तो I2 लिखने का तरीका, जिस रजिस्टर की करंट है वो वाला रेजिस्टेंस ऊपर नहीं होगा, दूसरा वाला ऊपर होगा। तो 3R को ऊपर, I को तो छोड़ दो, टोटल करंट ये वाले इसी को डिवाइड करना है दोनों में। इसकी करंट है तो ये वाला रेजिस्टेंस लिखो ऊपर 3R, और नीचे लिख लेना टोटल रेजिस्टेंस 3R + 6R। चेक कर लेना, इससे भी आंसर आ रहा होगा, आ जाएगा। मैथमेटिकली ये लिखने का तरीका होता है, बाकी बेसिक को तुम जानते ही हो। ठीक है, ये था फर्स्ट केस, जब स्विच को हमने t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगर डायग्राम बनाओगे ना, सेकेंड केस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब t टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब बताओ इस केस में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर को ओपन करना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी ले लिया, ईएमएफ भी है, रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे ले लिया बच्चे 3R है, यहाँ पे दे दिया 6R है। कैपेसिटर को ओपन कर देना, इसको ओपन सर्किट कर दिया, जो कैपेसिटर था ना इसको ओपन सर्किट कर दो। ये बताना यार इस ब्रांच की करंट क्या हो गई, 0। तो यहाँ तो करंट 0 हो गई, लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ क्लोज पाथ है, यहाँ पे करंट फ्लो करेगी। तो अगर यहाँ की करंट कुछ आई लेते हो ना, आई, तो सेम करंट यहाँ भी जाएगी, और वही करंट इस लूप में गोल गोल घूमेगी। तो आई निकालने के लिए चाहो तो लूप में घूम जाओ, या एक ही बैटरी है V, इस करंट आई की जो डायरेक्ट वैल्यू, यहाँ पे मान लो I1 है, यहाँ पे I2 ले लिया, यहाँ पे I1 तो यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, ये वाली करंट I1। तो अगर इस I1 की वैल्यू लिखोगे डायरेक्ट ना, तो I1 इक्वल टू, देखो इस लूप में एक ही बैटरी है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो बैटरी का ईएमएफ V अपॉन यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R और 3R मिलके 4R। तो इस लूप में करंट V/4R होगी, और यहाँ की क्या होगी, 0। ठीक है, कहाँ पे R लिख सकते थे बेटा बता। ठीक है, नहीं अदर की नहीं, जहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जिस रेजिस्टेंस में डिवाइड करना, बस इसी की बात होगी, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे, इसमें उस मेथड से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर ये पैरेलल में है तभी ये मेथड यूज करना, नहीं तो मत यूज करना। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो बेसिक से कर लो, कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, कोई भी दो जो पैरेलल में है। समझ आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट सवाल लिखना जरा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये दे रखा 1 ओम है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है ना, ये 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड ले लिया। इस ब्रांच में एक दूसरा कैपेसिटर है, ये डिस्कशन किस बात का हो रहा है।
यहाँ पे दे रखा है दूसरा कैपेसिटेंस है, ये 2 माइक्रोफैरड है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम है। इस तरीके की एक सर्किट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दो, यहाँ पे सर्किट में बैटरी कनेक्ट कर दिया, और इसका जो ईएमएफ है ना, ये 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया ऐसे। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, find charge on each capacitor in steady state. Find charge on each capacitor in steady state. Find charge on each capacitor in steady state. अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए था। आ गया आंसर। अच्छा ये बताओ, अगर स्टेडी स्टेट है तो कैपेसिटर शॉर्ट होगा या ओपन? तो ओपन करने का मतलब कैपेसिटर में फ्लो करने वाली करंट क्या होगी? जीरो। तो अगर तुमने इसको ओपन किया ना, इस ब्रांच की करंट क्या हो गई? जीरो। यानी इसमें करंट जाएगी ही नहीं, और वैसे भी इसमें करंट जाएगी ही नहीं। तो मान लो यहाँ पे फ्लो करने वाली करंट आई है, ठीक है। अब इसका रास्ता देखना यार, करंट ऐसे आई, यहाँ पे आई है, ये बताओ ये करंट नीचे जाएगी क्या? क्योंकि ये तो ओपन हो चुका है, तो सारी की सारी करंट जो है ना ऊपर भाग गई ऐसे, नीचे नहीं जा सकती क्योंकि ये ओपन सर्किट हो चुका है। ये करंट यहाँ तक पहुंची। अभी बताओ ये करंट आगे जाएगी क्या? तो सीधे इस रास्ते में आ जाएगी, जहां क्लोज पाथ होगा वहां पे जाएगी करंट। यहाँ पे आ गई, इसमें तो जाएगी ही नहीं। ये करंट यहाँ पे नीचे आई, अभी बताओ ये करंट इस कैपेसिटर में लेफ्ट में जाएगी क्या? तो आगे जाएगी, रजिस्टर है, तो ये करंट जाएगी बच्चे यहाँ पे ऐसे आई, यहाँ पे आई होगा, यहाँ से इसमें तो जाना नहीं है, सीधे यहाँ पे आ जाएगी आई। ये करंट का क्लोज पाथ होगा। अब यहाँ पे क्या करना, ये रास्ता है, तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, और नहीं तो थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो लूप में घूम जाओ। इस पॉइंट का नाम ए लिख लो, तो ये यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आई इंटू आर, तो माइनस आई इंटू वन। फिर यहाँ से ऐसे गए, फिर से करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस आई इंटू आर, तो माइनस टू इंटू आई। फिर ऐसे घूमते घूमते माइनस से प्लस, तो प्लस 6 हो गया। कहाँ पहुंच गए? ए पे, तो इक्वल टू वी ए से ये गया। या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जिस रास्ते में करंट फ्लो कर रही है ना, हमें तो बस उससे मतलब है। उस रास्ते में बैटरी 6 वोल्ट की है, और टोटल रेजिस्टेंस 1 और 2 मिलके 3 है, तो ये मैं अपॉन रेजिस्टेंस कर दो।
यहां से जो करंट आएगी चेक कर लेना कितना आती है, 2 एम्पियर। करंट आ गई 2 एम्पियर। कैपेसिटर का चार्ज पूछा है तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तभी तो Q इक्वल टू C इंटू V करोगे। तो एक चीज देखना यार, अगर ये पॉइंट ए है ना, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, ए, ये वाला भी और ये वाला भी ए, और अगर ये वाला पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी। ये समझ पा रहे हो ना? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा VA माइनस VB, और कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा। तो अगर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 1 ओम का जो रजिस्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, वही आएगा। और V इक्वल टू होता है I इंटू R। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बच्चे, I की वैल्यू 2 है, रेजिस्टेंस कितना है 1, किया जाएगा 2 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 वोल्ट आएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चे यहाँ से यहाँ तक 2 वोल्ट। ये भी है कि करंट ए से बी जा रही है तो ए हायर पे होगा, बी लोअर पे होगा। करंट का फ्लो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा। तो ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इसको Q1 लिखोगे ना तो C इंटू V, C1 माइक्रोफेरेड है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 है तो कितना आएगा 2 माइक्रोकूलम। C इंटू V तो 1 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा बच्चे 2 माइक्रोकूलम। चेक करना यार, सही है ना? सेम तरीके से अगर यहाँ पे देखो तो अगर यहाँ पे B है तो यहाँ पे V ले लो, यहाँ पे अगर C लोगे ना तो यहाँ भी क्या आएगा C। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा रेजिस्टेंस तो VB माइनस VC, सेम यहाँ भी आएगा VB माइनस VC। तो कैपेसिटर के क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ना तो उससे अच्छा रजिस्टर के क्रॉस निकाल लो, वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा। इस रजिस्टर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, करंट 2 है, रेजिस्टेंस 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। अब फिर से ये हायर पे ये लोअर पे होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होगा। इसका चार्ज अगर Q2 लिखोगे ना तो C इंटू V, तो C 2 है और V कितना है 4, तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 माइक्रोकूलम होगा ना, 8 आएगा बच्चे माइक्रोकूलम। ये फाइनल आंसर है। कितने बच्चों का सही था? ठीक है, बाकी प्रोसेस समझ आ गया ना? तो कुछ लोगों का गड़बड़ भी था, जिनसे गलत हुआ था समझ लिए कहाँ गड़बड़ हुई थी। ठीक है, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, फिर बाकी और भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क में क्या दिया था? एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ बता। आएगा बेटा, आएगा, वो भी आएगा, चिंता मत कर, किसी टाइम पे वो भी निकालेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, हाँ हर सिचुएशन में जहां पॉसिबल होगा वहां जरूर आएगा। ठीक है, आएगी चीजें, रुक जा अभी, ठीक है ना? हर जगह हर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, उसकी एक सिचुएशन होती है जहाँ पॉसिबल होता है वहां पूछा जाएगा। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टीवी निकालें। ठीक है, अगली क्लास में उसको देखेंगे। हाँ बताओ, रेस होमवर्क में रेस दिया था, रेस निकालो। रेस में 25 और 26 दिया था, तो 24 का डिस्कशन बाकी है क्या? नहीं हुआ है? निकालो यार, देखते हैं फिर तो। ठीक है, निकालो एक बार, रेस देखते हैं। 24 चेक करो यार, रेस नंबर 24। हालांकि ये ठीक है, अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आसान रेस है, फिर भी कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। हाँ एक मिनट, रेस नंबर 24 का आंसर बता दिया हूँ या बताना है? लिख लो आंसर, फटाफट लिखो।
24 में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी बॉम्बे, सेकंड का आंसर है दिल्ली, थर्ड का आगरा दिल्ली, आगरा और दिल्ली दोनों है, फोर का आंसर है बच्चे कैलकाटा, फाइव का आंसर है कैलकाटा, सिक्स का आंसर है कैलकाटा, सेवेंथ का आंसर बॉम्बे, एट का आंसर दिल्ली, नाइन्थ का वन, इंटीजर टाइप है वन है, और टेंथ का आंसर है टू, टेंथ का आंसर टू है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 का सीओडी। देख बेटे पहली बात तो टनल कहीं भी बना दो, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा, तो इसका आंसर 3 का आंसर ए और डी दिया है ना, तो T1 इक्वल टू T2। अच्छा डी कैसे होगा, जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ए इंटू ओमेगा, जो एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है बच्चे ए इंटू ओमेगा। देखो इसका सेंटर यहाँ पे मीन पोजीशन होती है और यहाँ वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ये मेन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ना, ये एसएचएम का एम्पलीट्यूड हो गया ए, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, टनल यहाँ पे बना दिया तो इसकी मेन पोजीशन यहाँ पे होगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो है तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे होगी, तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब जो v होता है ए इंटू ओमेगा होता है, वी मैक्स, दोनों केस में ओमेगा सेम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसके केस में स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ का एम्पलीट्यूड कम है, इसके केस में मैक्सिमम स्पीड कम होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में डाउट, 5 कौन सा है, इफ सैटेलाइट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ऑर्बिट, सी में क्या लिखा है, बहुत है ये तो बेटा देख, एलिप्स की जो प्रॉपर्टी है ना, ये तो कर्व की प्रॉपर्टी है, जैसा कर्व यहाँ पे है वैसा ही यहाँ भी है, वो तो कर्व का नेचर है, यहाँ पे ज्यादा होता है और यहाँ पे कम, ऐसा होता है क्या एलिप्स में, ठीक है ना, सेम होता है, हाँ यहाँ ज्यादा होता है यहाँ कम होता है, ठीक है। तो देख एक पेरिजी है यानी पास वाला पॉइंट यानी ये होगा, अपोजी का मतलब दूर वाला पॉइंट ये है, दोनों जगह कर्व का नेचर सेम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, 6 में क्या करना, देखो इसमें दे रखा है सॉलिड सिलेंडर है, क्वेश्चन में देखना इसमें क्या दिया है कि पहले हम क्या लेते थे कि जो हमारा, एक बार देख बेटा ना, देख बता रहा हूँ, इसके पहले जो प्लेनेट लेते थे स्फेरिकल होता था, यहाँ पे सिलिंड्रिकल है, सॉलिड सिलेंडर है, इसके चारों तरफ जो सैटेलाइट है रिवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था, तो यहाँ पे होमवर्क में अभी कुछ नहीं दिया हूँ ना, होमवर्क में रेस में कहाँ तक हो चुका है, तो ये 24 है, 25 26 पेंडिंग है ना, तो रेस नंबर 27 होमवर्क रहेगा, कर लेना, ठीक है, एक बार डिस्कशन कर लो फिर उसके बाद आगे देखेंगे। इसमें क्या दिया है, ये प्लेनेट है, चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा था, तो चारों तरफ जो इसका ऑर्बिट है ना वो सर्कुलर होगा ऐसे, मान लो किसी टाइम पे सैटेलाइट यहाँ पे था, उसकी एफडी बना लो, जब इसकी एफडी बनाओगे ये सिलेंडर हो गया, तो यहाँ पे अगर फोर्स लगाओगे, पहली बात तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो Q इंटू ई होगी, Q इंटू ई, Q का मतलब हो जाएगा मास m, E का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है ना, ये रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये पॉइंट सॉलिड सिलेंडर के बाहर है, तो सॉलिड सिलेंडर के बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखोगे, ये होता है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाय स्मॉल r, चेक करना यार, यही होता है ना, याद है फॉर्मूला, देख लेना यही है, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को लिख देना 4 पाई g, और ये जो फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो इसको इक्वेट कर देना mv स्क्वायर बाई r से, वैसे करना, समझ में आया। अब स्मॉल r से स्मॉल r गया, m से m गया, तो जो v स्क्वायर है चेक करो ना यार, 4 पाई g रो इंटू r स्क्वायर,
नीचे 2 भी है ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, इसी का अंडर रूट ले लो, स्पीड आ गई, ठीक है ना, अंडर रूट ले लेना। और जब v आ गई, स्पीड आ गई ना एक बार, तो अब तो सारे हो जाएंगे। एक मिनट चेक करना, 7 में क्या पूछा है, 7 में कोई डाउट है? स्पीड आ गई अब तो हो जाएगा ना, क्या पूछा था? ठीक है ना, अब तो कर लोगे, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, T इक्वल टू 2 πr/v कर देना। देखो v आ चुका है, टाइम पीरियड T मालूम है, तो T इक्वल टू 2 πr/v। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में एनर्जी कंजर्वेशन एक समझ में आ गया, अब तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में देख बेटा, टनल कहीं भी बना लो, दोनों जगह टाइम पीरियड सेम होगा, तो रेशियो 1:1 होगा। T1 इक्वल टू T2 है, तो T1/T2 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है कि बस एक काम अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पे रोटेटिंग फ्रेम में बात हो रही है, पूरा स्फीयर जो है ना रोटेटिंग फ्रेम में रोटेट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, देखो चार्ज तो है ही, वेलोसिटी निकालना है तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में तो एक तो इफेक्ट चार्ज का आएगा, लेकिन दूसरा रोटेशन का आएगा। तो रोटेशन में क्या होगा, सूडो फोर्स जो लगता है, रोटेटिंग फ्रेम में काम कर लो, सीधा 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 रोटेटिंग फ्रेम में काम करो। रोटेटिंग फ्रेम में सूडो फोर्स आएगा, तो एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, सूडो फोर्स का वर्क निकालना पड़ेगा। और जब सूडो फोर्स का वर्क निकालना है, तो सबसे अच्छा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वर्क निकाल लो, सूडो फोर्स का भी वर्क निकाल लो, और वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो। एनर्जी कंजर्वेशन से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सूडो फोर्स का वर्क निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और जब सूडो फोर्स का वर्क निकालना है, सबसे अच्छा है एनर्जी कंजर्वेशन से अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करो। यहाँ पे क्या करेंगे, बस यही एक एक्स्ट्रा काम है, सूडो फोर्स का वर्क निकालना। उसके लिए क्या करो, अब 2 फोर्स लगेंगे। यहाँ पे जो सिचुएशन दे रखी है ना, ये स्फीयर ले लिया, रोटेटिंग फ्रेम में काम करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, यहाँ पे दे रखा एक टनल है, 2 फोर्स हैं, पहला इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज वाला, दूसरा रोटेटिंग फ्रेम में सूडो फोर्स आएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क लिखना तुम जानते हो, Q इंटू वी इनिशियल माइनस Q इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। आगे होगा प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब रोटेटिंग फ्रेम में काम करोगे तो स्फीयर को रेस्ट मिलाना पड़ेगा, तो रोटेशन बंद करना पड़ेगा। तो रोटेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन पार्टिकल इधर भागता हुआ जा रहा होगा, तो इसके पास इस डायरेक्शन में रेडियल वेलोसिटी होगी। रोटेशन तो खत्म हो चुका है रोटेटिंग फ्रेम में, लेकिन पार्टिकल के पास इधर रेडियल वेलोसिटी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू वी आर का स्क्वायर। इनिशियल तो 0 थी, क्योंकि सेंटर पे था, रेस्ट पे छोड़ा था, और रोटेशन वाले को कंसीडर करना नहीं है, तुम रोटेटिंग फ्रेम में काम कर रहे हो। उसको लिख लेना फर्स्ट इक्वेशन। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क होगा, ये हो जाएगा Q इंटू वी इनिशियल, यानी सेंटर का पोटेंशियल, ये इनिशियल है, ये वाला फाइनल है। इनिशियल का मतलब सॉलिड स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल, और सॉलिड स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स होगा। ये हो जाएगा बच्चे 3/2 टाइम्स। अब सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ बाई टोटल रेडियस कैपिटल R। समझ में आ गई बात? माइनस जो फाइनल पॉइंट है वो सरफेस वाला है, तो सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ बाई R। ये तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। वर्क डन बाय सूडो फोर्स निकालना है। अब ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे आगे जाएगा R बढ़ेगा। मान लो किसी टाइम पे उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वैसे एक एक्स्ट्रा काम है। मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था और इसकी डिस्टेंस x थी, अब उस टाइम पे x रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा ग्राउंड फ्रेम में, तो रोटेटिंग फ्रेम में जो सूडो फोर्स लगेगा, इसके सर्कुलर पाथ, उसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर के साथ रोटेट करेगा, तो इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ पे है, तो सूडो फोर्स अपोजिट लगेगा।
और इस सूडो फोर्स की वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर यानी mx ओमेगा स्क्वायर। जैसे जैसे आगे जाएगा एक्सचेंज होगा, रेडियस चेंज होगी तो सूडो फोर्स चेंज होगा, वेरिएबल है। और सूडो फोर्स का वर्क वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना हमको आता है इंटीग्रल एफ इंटू डी एक्स या एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसी को एक्स मान लो, वाई और जेड से मतलब है ही नहीं। इंटीग्रल एफ डॉट डी आर होता है, एक्स ले लिया तो एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ये एम एक्स एम इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कर देना डी एक्स। कहां से कहां तक, सेंटर से लेके यहां तक। यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे r है, तो लिमिट हो जाएगी बच्चे 0 टू r। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, vr आ गया। इससे रेडियल वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में रेडियल नहीं पूछा है, नेट वेलोसिटी पूछा है। तो नेट वेलोसिटी में क्या करेंगे, देखो vr तो निकाल चुके हो यहाँ से, सर्कुलर मोशन जो रोटेशन के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी उसको भी लेना पड़ेगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो स्फीयर के साथ साथ कैपिटल आर रेडियस के सर्कल में ओमेगा से भी घूम रहा होगा। रेडियल वेलोसिटी तो है ही, लेकिन इसके अलावा सर्कुलर मोशन वाली वेलोसिटी भी होगी रोटेशन की वजह से। वो वेलोसिटी हो जाएगी v, अगर कुछ v लेते हो तो हो जाएगी ओमेगा इंटू आर, v डैश ले लिया और स्मॉल आर का मतलब स्फीयर की रेडियस। तो नेट स्पीड हो जाएगी अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी यानी वी का स्क्वायर प्लस रोटेशन वाली वेलोसिटी यानी वी डैश का स्क्वायर। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वही सूडो फोर्स का वर्क निकालना, तो समझ आ गया ना। ये रेस नंबर 24 25 निकालो। इधर देखा होगा तो 25 26 रेसेज आसान है, ठीक है ना। फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले पे बेस्ड है, थ्योरेटिकल है। फिर भी रेस वाले रेस नंबर कौन से 25 है ना। 25 का आंसर लिखो। फर्स्ट का आंसर बॉम्बे, रेस नंबर 25 फर्स्ट का आंसर बॉम्बे। सेकेंड का आंसर है बच्चे कैलकाटा, थर्ड का आंसर है कैलकाटा, फोर्थ का आंसर है दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर ABCD ऑल, चारों है, चारों है, ठीक है ना, ABCD। सिक्स का आंसर कैलकाटा दिल्ली, सिक्स का आंसर कैलकाटा और दिल्ली। सेवेंथ का आंसर है 2, इंटीजर टाइप है 2। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 4, ये भी इंटीजर टाइप है 4। नाइन्थ का आंसर, नाइन्थ में A का UR, B का B, C का D और D का S। क्वेश्चन नंबर 10, A का आंसर PS, A का आंसर PS, B का आंसर PQS, P तो सब में कॉमन होगा। B का आंसर PQS, C का आंसर PR और D का आंसर P, D का आंसर P। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3 या 4 बेटा 3, एक मिनट रुक जाओ भाई। देख बेटा ना, इसमें रेजिस्टिविटी का एक लाइन का फार्मूला है, लगभग सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। देख रो होता है ना m/n टाउ, तो रो मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, n और टाउ में से n दे रखा है तो टाउ आ गया। समझ आया ना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, 4 में क्या पूछा है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ है, एक लाइन में मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना। वो क्या, जो पार्टी सैटेलाइट है ना, दो पार्ट में ब्रेक कर गया। देखो यार, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, दो हिस्सों में ब्रेक, क्लास के दो ही है ना इस समय, ठीक है ना। इसमें क्या है, पार्टिकल यहाँ पे था, ये रेडियस r ले लो, ये h है, यहाँ पे घूम रहा था, इसकी जो वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होगी अंडर रूट GM अपॉन r प्लस h। ऑर्बिट में घूम रहा था, स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। अब इस सवाल में दे रखा है कि ये पार्टिकल दो हिस्सों में ब्रेक कर गया,
दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद इसका मास मान लो 2m है, इसका मास 2m ले लिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है इसका मास आधा हो जाएगा, m हो जाएगा, और जो दूसरा वाला मास है वो तो रेस्ट में आ गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, सीधे नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लो, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम होगा 2m इंटू वी नॉट, फाइनल मोमेंटम m इंटू v, तो v इक्वल टू 2v नॉट हो गया। पता है ये इसके वेलोसिटी से ज्यादा हो गया, तो इनफाइनाइट पे भाग जाएगा। तो कोई पाथ है नहीं, कौन सा लिखा है चेक करो ना, डिस्टेंस बचेगी नहीं, इनफाइनाइट पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में डाउट है। Asteroid orbiting around the planet in a circular orbit, यही वाला सवाल है, ऐसा ही है। मास क्या 1:4 है ना, तो टोटल मास 5m ले लो, 5m ले लिया, दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो एक m होगा, तो दूसरा 4m आएगा। यहाँ पे क्या करना, एक m ले लेना, दूसरा ले लेना 4m है। अब बस यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, बस ये डिफरेंस है। जो मास m है ना उसको लिखा है कि सेम ऑर्बिट में घूमता है, चेक करो। After the explosion, the smaller fragment starts orbiting the plane in reverse direction, अच्छा डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे हो गई बेटा उल्टी। लिखा है सेम ऑर्बिट में घूमता है, तो ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड तो √gm/r होती है, उसको भी स्मॉल r कर देना, ये भी स्मॉल r कर दो, टोटल स्मॉल r ले लो। तो ऑर्बिटल स्पीड अगर यहाँ पे v नॉट है, सेम ऑर्बिट में घूमेगा, तो ऑर्बिटल स्पीड सेम आएगी v नॉट। जो दूसरा वाला बचा है वो 4m है। अब इसकी वेलोसिटी को अब मजबूरी में आगे होना पड़ेगा ताकि मोमेंटम कंजर्व हो सके, इसका मास 4m है। पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करोगे तो इसको प्लस ले लेना, ये 5m इंटू वी नॉट होगा, इक्वेशन आएगा 5m इंटू वी नॉट, इधर अपोजिट है तो माइनस आएगा, m इंटू इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू फाइनल करो, ये अपोजिट है तो माइनस m इंटू वी नॉट आएगा, ये राइट में है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 4m इंटू वी। ध्यान से इसको जब सॉल्व करोगे ना चेक करना कितना आ जाएगा, v की वैल्यू आती है 6/4, यानी 3/2 वी नॉट होगी, v की वैल्यू 3/2 वी नॉट आएगी, ये भी इसके वेलोसिटी से ज्यादा है। चेक, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये भी इसके वेलोसिटी से ज्यादा है। इसके आंसर क्या दिया, वो इसके वेलोसिटी में √2 टाइम्स होता है, 1.4 होता है, इसके वेलोसिटी ज्यादा, स्किप कर जाएगा, स्किप करता है तो आंसर क्या दिया है, डेली है। और तीसरा पाथ होता है हाइपरबोलिक, टी में क्या लिखा है, अच्छा एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा यार, क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा, और वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके वाले में √2 आता है 1.4, और ये 3/2 आ गया, 1.5 आ गया। नहीं बस बेटा यहीं से समझ में आ गया, 3/2 स्किप कर जाएगा, आगे कुछ करना ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम तो ये पार्टिकल चाहे दुनिया किसी कोने में चला जाए, इस प्लेनेट की वजह से इस पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इसी पॉइंट से पास करेगा, कहीं भी चला जाए वो, ठीक है ना। अब इधर बोल रहा हूँ, इधर देख लो, हमसे बात कर लो, उससे बाद में बात कर लेना, समझ आ गया। एक चीज ध्यान रखो यार, आप, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम उसको समझा रहे हो यार, फिर मैं क्या करूँ, यहाँ से चला जाऊं, कम कर रहा है तो उससे बाद में निपट लेना। मैं यहाँ बेवकूफ हूँ क्या, बात तुमसे तुमको समझा रहा हूँ, तुम उसको समझा रहे हो। आगे से ध्यान रखना, अगर मेरे से, मैं कई लोगों को कई बार देख चुका हूँ, पता चला मैं बात कर रहा हूँ, डाउट पूछा, मैं बता करके उसको देख करके बोल रहा हूँ, वो किसी और से बात कर रहा है, ये पहली बार नहीं कई बार हो चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बस तुम्हारी बात नहीं है, अब सामने तुम मिले हो तुमको बोल रहा हूँ, बस तेरी गलती नहीं है, मैं कई लोगों को देख चुका हूँ कि पता चला कि डाउट पूछे, डाउट पूछ के भूल गए, आपस में बात करने लगे, तो मैं यहाँ बेवकूफ हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में डाउट, देख बेटा 8 में क्या दिया है ना, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट, यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो जो एरियल वेलोसिटी होती है ना, एरियल वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था L/2m होता है, ठीक है।
जो एरियल वेलोसिटी होती है डी ए बाई डी टी, ये होता है L/2m। या एलिप्टिकल हो या सर्कुलर हो, दोनों केस में वैलिड होगा। या ग्रेविटेशन वाले सीट में तो यहाँ तक था कि जब वो सीधे जा रहा था तो भी डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, ये बात याद है ना। तो सर्कुलर एलिप्टिकल में दोनों में वैलिड होगा। तो अगर सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे प्लेनेट ले लिया, चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा था, इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस आर थी, वेलोसिटी ले लो v है, मास m है। अब जब सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू v इंटू आर होता है। तो इस L की वैल्यू हो जाएगी m इंटू v इंटू आर बाई 2m। m से m गया, ये हो जाएगा v इंटू आर बाई 2। और इसके पास जो वेलोसिटी है ना वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। या v को ऐसे लिख लो 2 पाई r बाई टी। v को लिख लेना 2 पाई r बाई टी इंटू हो जाएगा r बाई 2। ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई टी। नीचे आएगा 2 तो 2 को हटा दो, पाई आर स्क्वायर बाई टी आ गया। ये इसकी एरियल वेलोसिटी हो गई पाई आर स्क्वायर बाई टी। ठीक है, यही साथ पूछा है ना। एरियल वेलोसिटी ऑफ वन प्लेनेट इज 2 टाइम। तो पहले वाले की एरियल वेलोसिटी दूसरे वाले की डबल है या 2 टाइम्स है। तो पहले वाले की एरियल वेलोसिटी चेक करो कितनी आ चुकी है, पाई आर स्क्वायर बाई टी। तो पहले वाले की लिखोगे तो R1 और T1 होगा, दूसरे वाले की लिखोगे तो R2 और T2 होगा बाई T2। और पहले वाले की दूसरे वाले की डबल है, इक्वल टू 2 टाइम्स। और यहाँ पे रेडियस का रेशियो पूछा है तो T1 को राइट में ले जाओ, तो R1 बाई R2 का जो होल स्क्वायर है ना वो T1 बाई T2 आएगा। और T1 बाई T2 बताया था अंडर रूट R1 क्यूब बाई R2 क्यूब आएगा। याद है ना, टाइम पीरियड रूट R क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। 2 पाई अंडर रूट R क्यूब बाई GN होता है। ठीक है ना, अगर T लिखोगे तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट R क्यूब होता है। यहाँ से राइट में ले गए तो T1 बाई T2, और T1 बाई T2 हो जाएगा अंडर रूट R1 क्यूब यहाँ से बाई R2 क्यूब। इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 2 तो रहेगा ही, पाई से पाई गया हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर ये था 8। 8 के बाद 9, 9 का आर में डाउट है क्या, देखते हैं भाई। 1 मिनट 9 के एबीसी में, 1 मिनट पी क्यू में कोई डाउट है, पी में डाउट है क्या। देख बेटा, पी में वो गेट वाला होता है, दरवाजा वाला, जो स्पेशली क्लास में उसको कराते भी हैं, या सीट में भी सवाल है उसका। अगर रोटेशन वाली सीट देखा होगा तो ओवन में दे रखा है स्पेशली जानबूझ के, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है बस उसको समझना है। एक हिंज यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m इंटू जी। इतना तो कंफर्म है कि एक का फोर्स आगे होगा तो दूसरे का पीछे होगा, डायरेक्शन का अपोजिट होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 आएगा। अब इसमें इस वाले का आगे, और जितना इसका आगे उतना इसका पीछे होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसका पीछे इसका आगे ले लो, वो पॉसिबल है। फोर्स तो ठीक है कर सकते, लेकिन टॉर्क को भी देखना पड़ेगा। अगर तुमने इसको आगे और इसको पीछे लिया, पता है दिक्कत क्या आएगी। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के बाद टॉर्क 0 होना चाहिए। तो जो ये वाला पॉइंट बी है, इसके बाद अगर टॉर्क 0 करोगे ना, इस फोर्स का तो टॉर्क 0 आ गया, लेकिन mg बचा। तो इस पॉइंट के बाद mg का टॉर्क क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के बाद फोर्स का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, दोनों का सेंस सेम आ गया, 0 होगा ही नहीं। इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स तो 0 है, लेकिन ये वाला टॉर्क 0 नहीं है, तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। इसलिए इस फोर्स को उल्टा होना पड़ेगा, और ये पीछे है तो मजबूरी है कि इसको आगे करना पड़ेगा, ताकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहे और नेट फोर्स 0 आए। समझ में आ गई बात। अब मेरे हिसाब से चेक कर लो, अब इसके बाद आंसर आ जाना चाहिए। क्या पूछा है इसमें, हिंज एट ए एंड बी, डोर हिंज एट ए एंड बी। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एट ए। ए का नाम कौन सा है, नीचे वाला है ना, नीचे वाला ए है, ये वाला बी है। यहाँ पे जब नेट फोर्स निकालोगे तो एक तो फोर्स आगे हो गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ये लगा ही सकता है। तो वर्टिकल एनजी को तो बैलेंस करना है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो रहेगा ही। ठीक है, एक वर्टिकल हो गया, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर है, बी। तो बी का आंसर पी नहीं दिया है क्या, बी का आंसर पी है, यही आंसर होगा। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो जरूरत पड़ेगी ना, एमजी को बैलेंस करना है, तो वर्टिकल में तो फोर्स लगाएंगे ये दोनों। हाँ, ये डायरेक्शन डिसाइड करना मेन काम था इससे।
हाँ ले सकते हो, तो लेना ही है, ठीक है ना, दो कंपोनेंट ले सकते हैं, बस ये कि कौन आगे कौन पीछे डिसाइड स्पेशली यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसका उल्टा नहीं ले सकते। अब बताओ इसमें से पी हो गया, क्यू में कोई डाउट, आर में डाउट है, आर में, आर कौन सा है, रॉड वाला है। देखो इसमें क्या करना, इतना तो तुम भी समझते हो कि हिंज फोर्स किसी भी दो डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर ऐसे है, ये वाला ऐसे है, इसका mg नीचे लगेगा, तो mg को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर तो चाहिए ही, कंफर्म है। हाँ हॉरिजॉन्टल से तो मैं अभी mg की बात कर रहा हूँ, mg तो रहेगा ही। और जब हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या, चेक कर लो। जस्ट आप तो रिलीज भी अगर बात करोगे, तो यहाँ पे जब छोड़ोगे ना, यहाँ पे हिंज कर दिया, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पास सर्कुलर होता है, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा। भाई इसमें ट्रांसलेशन रोटेशन के हिसाब से सोचो कि ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन अल्फा तो आएगा, और अल्फा आएगा तो एटी इक्वल टू अल्फा इंटू आर होगा, और अल्फा का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो अल्फा क्लॉकवाइज आएगा, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, और जब इधर होगा तो इस इधर एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए एक फोर्स इधर चाहिए, और एक फोर्स इधर चाहिए, तो कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो, एक F1 इधर ले लिया, दूसरा F2 इधर ले लिया, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इधर है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, अब एक एक्सेलरेशन इधर है तो एक फोर्स इधर चाहिए, कंफर्म है, ठीक है। mg का कंपोनेंट कर दो ना, अगर ये थीटा लेते हो तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, mg को हटा दो, इस डायरेक्शन में F1 होगा, इसको बैलेंस करेगा, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन इधर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो इधर F2 आ गया, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट बीच में आएगा। ऐसे देना आंसर, जो हिंज स्पेशली टॉपिक जो पढ़ते हैं ना, हिंज फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ हिंज फोर्स, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, सोल्यूशन जो भी हो, प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये आर था, ऐसे में कोई डाउट तो होगा नहीं, या किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया। अच्छा, स्ट्रेट लाइन सब में क्यों कॉमन है वो समझो, बस एक ही कंफ्यूजन होगा स्पेशली, पहले वो समझो आखिर सब में स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि पूरे सवाल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पार्टिकल को किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, कहीं भी नहीं लिखा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि चाहे तुम स्पीड कुछ भी दो, भले तुम इसके वेलोसिटी के बराबर ही स्पीड क्यों ना दे दो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन सीधे इस लाइन के लॉन्ग रखो, ऐसे सीधे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस लाइन के लॉन्ग रखो, तो फोर्स हमेशा इसी लाइन की डायरेक्शन में लगेगा, और किसी डायरेक्शन में आएगा ही नहीं। और जब वेलोसिटी और फोर्स या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल हो, तो हमेशा पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये पार्टिकल सीधे ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा, स्किप भी करेगा तो सीधे जाके स्किप करेगा, इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन वाला जो पाथ है ना, सब में कॉमन आंसर है, क्योंकि कहीं डायरेक्शन लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो सब में किया गया। अब इसके अलावा किसी में अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बाकी तो नोट्स में लिखा हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। और कौन सा दिया था, 26, रेस निकालो 26। रेस नंबर 26 में भी आसान है, अगर देखा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आगरा ए, 2 का आंसर बॉम्बे, 3 का आंसर कलकत्ता, 4 का आंसर आगरा, 5 का दिल्ली, 6 का आगरा, 7th कलकत्ता, 8 बॉम्बे, 9th बॉम्बे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2 में डाउट है क्या, देख बेटा 2 में क्या है, एक अंदर वाला सिलेंडर है और एक बाहर वाला है, दोनों आपस में पैरेलल में है, पहली बात पैरेलल समझ आ गया, क्योंकि दोनों का एक एंड इधर एक एंड इधर, तो दोनों पैरेलल हो गए। जो अंदर वाला है वो सॉलिड है, जो अंदर वाला सिलेंडर है ना वो सॉलिड है,
तो अंदर वाले सिलेंडर को ऐसे ले लेना, और उसकी रेडियस क्या दिया, ए है या बी है, चेक करो। 2a है, अंदर वाले की 2a है, चेक कर लेना, या टोटल 2a है। अंदर वाले का डायामीटर 2a है, डायामीटर 2 है, तो रेडियस क्या होगी, ए, और ये सॉलिड है, तो ये लेंथ हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस